हाय गाइस, वेलकम टू लेक्चर नंबर 18 ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स। और आज के इस लेक्चर में हम केनेजियन थ्योरी की बात को आगे बढ़ाएंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने की कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, और इस लेक्चर के अंदर हम फाइनली केनेजियन थ्योरी को यूज करके इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को डिटरमाइन करेंगे। मेरा नाम है सी अंकित कैन, और मेरे चैनल के अंदर हम माइक्रोइकोनॉमिक्स के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं शॉर्ट पार्ट्स में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, केनेजियन थ्योरी की बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इस वीडियो को समझने के लिए जरूरी है। सो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप इस वीडियो से पहले मेरा लेक्चर नंबर 17 जरूर देखिए, जिसके अंदर हमने उन की कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। सो बिफोर वी स्टार्ट विद द इनकम डिटर्मिनेशन इन केनेजियन थ्योरी, आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो अभी डिटरमाइन करेंगे इनकम को, वो हम सिंपल मॉडल के अंदर करेंगे। एक सिंपल इकोनॉमिक मॉडल के अंदर हम उस चीज को डिस्कस करेंगे। सिंपल इकोनॉमिक मॉडल, जैसे कि आपको पता ही होगा इफ यू नो लिटिल बिट ऑफ इकोनॉमिक्स, कि यहाँ पे सिर्फ दो सेक्टर होते हैं। एक सेक्टर होता है हाउस होल्ड, और एक सेक्टर होते हैं आपके फॉर्म्स, प्रोड्यूसर्स। बिफोर वी गिव एनी मॉडल, उस मॉडल से रिलेटेड बहुत सारी उसकी अजम्पशंस होती हैं। सो बिफोर गिविंग द इनकम डिटर्मिनेशन अंडर द केनेजियन थ्योरी, इट इज इंपॉर्टेंट कि हम उन अजम्पशंस को डिस्कस करें। सबसे पहली अजम्पशन ये है कि ये जो आपका इनकम डिटर्मिनेशन है, अगेन ये टू सेक्टर की बात करेगा, कोई तीसरा सेक्टर यहाँ पे अवेलेबल नहीं। जो दूसरा इंपॉर्टेंट अजम्पशन है इस टॉपिक का, वो ये कहता है कि जो आपकी एग्रीगेट डिमांड है, आपकी इकोनॉमी में जो लोग डिमांड करने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ दो सेक्टर है, हाउस होल्ड और फर्म्स। तो हाउस होल्ड जो डिमांड करते हैं उसको हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। दो कंज्यूमर गुड्स की डिमांड होती है, फ्रिज, टेलीविजन। और दूसरा है हमारे पास इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो कि आपकी फर्म्स वगैरह करते हैं। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस मॉडल के अंदर कोई भी लीकेजेस नहीं है और कोई भी इंजेक्शन नहीं है। लीकेजेस और इंजेक्शन थोड़े टेक्निकल वर्ड है, because only two factors exist in this model, household and firms. So what happens, there is no place the money could go out of the model, that is there is no leakages of the money. Second, there is no place from where the money could enter the model, that there is no injection. The third part of our assumption would be कि आपके पास क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, तो देखिए सिंपल सीधी बात है, अगर कोई सरकार नहीं है तो कोई टैक्सेस भी नहीं होंगे, और अगर कोई टैक्सेस नहीं है और क्योंकि सरकार आपसे कुछ कलेक्ट नहीं कर रही, तो सरकार आपको कुछ देगी भी नहीं, दैट इज देयर इज नो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। बट क्योंकि ये चीज डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है कि भाई हाउ कम यू कैन से देयर इज नो गवर्नमेंट, सो केनेजियन थ्योरी बोलती है कि इवन इफ देयर एग्जिस्ट अ गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट इतनी छोटी है, इतनी सिंपल है कि वो सिर्फ गवर्नेंस पर्पज के लिए है, वो टैक्सेशन पर्पज के लिए नहीं है। उसका काम है खाली फ्री ट्रेड को मेंटेन करना। देन बिकॉज इट्स अ क्लोज्ड मॉडल, सो देयर इज नो फॉरेन ट्रेड, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली कंडीशन नहीं है, तो देयर इज नो फॉरेन ट्रेड। एंड नाउ जो इंपॉर्टेंट अजम्पशंस हैं जो यहाँ से स्टार्ट होती हैं, क्योंकि पहले वाली चार तो हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास फर्म्स हैं, तो फर्म्स पैसा कमा रही हैं, इनकम जनरेट कर रही हैं। रिमेंबर, दीज फर्म्स डू नॉट कीप एनी फॉर्म ऑफ प्रॉफिट विद देमसेल्व्स, दैट इज देयर इज नो कॉर्पोरेट सेविंग। कॉर्पोरेट से हमारा मतलब है जितने भी फर्म्स है, कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके पास कोई सेविंग्स नहीं है। इसको समझने के लिए आप मान सकते हैं कि वो अपने पास कोई भी रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं रखती। मीनिंग टू से, whatever money the firm earns through sale of their goods and services, it is distributed in the form of dividend. It is distributed in the form of dividend. They do not keep any retained earnings with themselves. Sixth, all prices, इस मॉडल के अंदर जितने भी प्राइसेस, चाहे वो कमोडिटी का प्राइस हो, चाहे वो फैक्टर प्राइस हो। फैक्टर प्राइस मतलब जो कि आपके फैक्टर सर्विसेज को आप पे कर रहे हैं, वो क्या है, कांस्टेंट है। ऑल प्राइसेस आर कांस्टेंट इन दिस मॉडल। और फाइनल अजम्पशन, जो कि अगेन एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, आपके पास जो कैपिटल है, दैट इज सप्लाई ऑफ कैपिटल, और जो आपके पास टेक्नोलॉजी है जिसको यूज करके आप गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो भी क्या है, कांस्टेंट है। दे आर ऑल्सो कांस्टेंट, दे आर ऑल्सो गिवन टू यू। कीपिंग दिस assumption in mind, if we have to find out that income level, that income equilibrium level, जिसको हम बोलेंगे इनकम डिटर्मिनेशन केनेजियन थ्योरी के अंदर, तो वो आती है उस पॉइंट पे जहां पे हमारी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल होती है। एंड व्हेन वी से एग्रीगेट सप्लाई, वी मीन दी इनकम, वाई। इसको याद रखिएगा। एंड वाई इज व्हाट, जो भी आप इनकम कमाते हैं उसको आप क्या करेंगे, या तो उसको आप कंज्यूम कर लेंगे, या तो उसको आप सेव कर लेंगे। एंड एडी इज व्हाट, हम अपनी assumption से उसको दे लेते हैं, एडी इज माई कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एंड एग्रीगेट सप्लाई इज कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। बट ये चीज इतनी सिंपल नहीं, क्योंकि केनेजियन ने जब इस चीज को दिया था तो उन्होंने कुछ आर्ग्यूमेंट्स रखे थे। उन आर्ग्यूमेंट्स को ही यूज करके हम ये डिराइव करेंगे
कि yes this particular determination level AD is equal to AS is true and why it is true. So let's go through these arguments one by one. जो सबसे पहली आर्ग्यूमेंट किनीजन ने दी वो ये दी थी कि आपकी इकोनॉमी में ऐसा कोई भी रीजन एग्जिस्ट नहीं करता, देयर इज नो रीजन फॉर एग्रीगेट डिमांड टू बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। हम ये मान के ही नहीं चलेंगे कि आपकी इकोनॉमी में कोई रीजन है जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो। दैट इज दिस इज नॉट अ अजम्पशन। देयर हैज टू बी सम फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड, देयर हैज टू बी वन लेवल where aggregate demand and aggregate supply are equal. Other than that level, there is no reason for them to be equal. इसको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट दिया? सबसे पहले उन्होंने एग्रीगेट डिमांड की बात कही कि भाई देखो एग्रीगेट डिमांड क्या है। एग्रीगेट डिमांड डिपेंड करती है किसके ऊपर, कि जो भी आपके कंज्यूमर्स हैं, दैट इज जो भी आपके विक्रेता हैं, कंज्यूमर्स प्लान कर रहे हैं टू एग्जैक्टली कंज्यूम प्लस टू सेव एंड टू इन्वेस्ट। सिंपल सीधी बात है कि एग्रीगेट डिमांड किस पे डिपेंड करती है कि आपके जो कंज्यूमर्स हैं वो कितना प्लान कर रहे हैं कंज्यूम करने के लिए, कितना प्लान कर रहे हैं सेव करने के लिए और कितना प्लान कर रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तीसरी आर्गुमेंट उन्होंने क्या दी कि जो एग्रीगेट सप्लाई है, एग्रीगेट सप्लाई किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है एग्जैक्टली आपके प्रोड्यूसर्स के ऊपर, दैट इज जो आपके सामान बनाने वाले लोग हैं, कि वो कितना प्लान कर रहे हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, प्लान टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। सो देयरफॉर aggregate demand and aggregate supply will be equal only when, कब इक्वल होगी? when consumers plan coincide with producer plan. This is his basic argument कि क्योंकि ये दोनों के दोनों अलग अलग फैक्टर है, कंज्यूमर एक अलग फैक्टर है, प्रोड्यूसर एक अलग फैक्टर है। कंज्यूमर अपना प्लान कर रहा है कंज्यूम करने के लिए, प्रोड्यूसर अपना प्लान कर रहा है प्रोड्यूस करने के लिए। द पॉइंट वेयर कंज्यूमर प्लान कोइंसाइड विद द प्रोड्यूसर प्लान, वहां पे आप बोल सकते हैं कि एडी और एएस इक्वल होगा। देयरफॉर जो इस आर्ग्यूमेंट को देखकर जो फॉर्मल मॉडल डेवलप होता है वो डेवलप होता है जहां पे हम ये बोल सकते हैं दैट एडी इज इक्वल टू एएस। अगेन सी प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस, ये बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। Now you can notice one thing here कि कंजम्पशन दोनों जगह एक कॉमन फैक्टर है। तो इफ आई कैंसिल आउट द कंजम्पशन, यहां से एक और अप्रोच हमारे पास निकल कर आ जाती है जिसका बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग्स। माइंड यू कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये इन्वेस्टमेंट है आपकी आई बार, क्योंकि ये भी ऑटोनोमस है, ये भी आउटसाइड द मॉडल आती है जिसको हम एक्सोजीनियसली बोलते हैं। देयरफॉर दिस इज आल्सो नोन एज प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। भाई प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है, ये ऑलरेडी प्लानिंग हो चुकी है इसके लिए प्लानिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, प्लान्ड है, ये पास्ट टेंस है। सो बट अगेन द फैक्ट रिमेन्स कि आपके इस फॉर्मल मॉडल के अंदर से हमारे पास दो अप्रोच निकल कर आते हैं, एक जिसको हम बोलेंगे एडीएस अप्रोच और एक जिसको हम बोलेंगे आई इज इक्वल टू एस अप्रोच। सो लेट्स डिस्कस दैट। नाउ लेट अस स्टार्ट विद एडीएस अप्रोच। अब देखिए इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपसे खाली एडीएस अप्रोच के बारे में बात करूंगा, लेकिन डू नॉट वरी, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की जो अप्रोच है कॉन्सेप्चुअली सेम है, क्योंकि निकल के वो एडीएस अप्रोच से ही आती है। वी नो फॉर अ फैक्ट दैट एग्रीगेट डिमांड इज व्हाट सी प्लस आई एंड वी नो दैट एग्रीगेट सप्लाई इज द एग्रीगेट सप्लाई ऑफ इनकम। सो इफ वी हैव टू फॉलो एडीएस अप्रोच वेयर एडी इज इक्वल टू एएस, उससे हमारे पास मॉडल निकल कर आता है दैट इनकम इज इक्वल टू सी प्लस आई। अगेन फ्रॉम आवर प्रीवियस लेक्चर नंबर 17 वी नो कि जो आई है वो आई बार है क्योंकि एक्सोजीनियसली डिसाइडेड है, और जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन कैन बी फाउंड आउट यूजिंग अ कंजम्पशन फंक्शन which is a plus by, where a is my autonomous consumption. ये वो लेवल ऑफ कंजम्पशन है जो कि मैं करूंगा ही करूंगा even if my income level is zero. B stands for marginal propensity to consume. That is, if my income increases, what would be the impact on my consumption? उसको हम कैसे निकालते हैं? डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, कि मेरी इनकम में कितना चेंज आएगा और उसकी वजह से मेरी कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा। एंड फाइनली वी हैव Y which stands for income, ये आपको ऑलरेडी बता दिया है, और आई बार स्टैंड फॉर माई प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। सो इफ आई शफल अराउंड दीज वेरिएबल्स y माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई बार, तो y की वैल्यू क्या निकल कर आ गई? इट इज ए प्लस आई बार ओवर 1 माइनस बी। ये जो हमारे पास y का वैल्यू निकल कर आई है, यू कैन से ये जो y की फॉर्म है दिस इज द अल्टीमेट फॉर्म, ये आपकी अल्टीमेट फॉर्म है ऑफ द इक्विलिब्रियम
लेवल ऑफ नेशनल इनकम। अगर गिवन कंपोनेंट्स को यूज करके आप इस फॉर्म में से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, सो दैट वैल्यू ऑफ y will be the equilibrium level of national income and that is the ultimate form. Once we have y, तो जो मेरे पास कंजम्पशन फंक्शन था a प्लस बी वाई, मैं यहाँ पे y की वैल्यू को रिप्लेस कर सकता हूँ, तो इट बिकम c इज इक्वल टू a प्लस बी, a प्लस आई बार ओवर 1 माइनस बी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने y की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया इस y की वैल्यू से, तो ये हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, दिस इज माई इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन। Also, because I know that y is nothing but savings plus consumption, so savings की वैल्यू क्या जाएगी, y minus c. I have the value of y, I have the value of c, तो मैं इस इक्वेशन का यूज करके इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ सेविंग्स में निकाल लूंगा। एंड ऑल्सो इंटरेस्टिंगली, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम लेवल पे निकला है, तो एट इक्विलिब्रियम माई सेविंग्स इज इक्वल टू माई इन्वेस्टमेंट, तो जितनी मेरी सेविंग्स होगी उतनी मेरी इन्वेस्टमेंट भी होगी, तो इसको भी आप बोल सकते हैं कि y माइनस c के इक्वल ही होगा। सो यूजिंग अ सिंगल अप्रोच हमने दोनों अप्रोच को पढ़ लिया, क्योंकि जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की अप्रोच है कहने को वो अलग है, लेकिन वो निकल के इसी मॉडल से आती है। इसका दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हैं कि जो आपके पास सेविंग फंक्शन है, सेविंग फंक्शन इज गिवन बाय व्हाट, माइनस ए दैट इज योर डिस सेविंग्स प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। इसके अंदर आप y की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपके पास इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ सेविंग्स आ जाएगी। और जब आपके पास ये है s इज इक्वल टू आई है, तो ये भी आपकी i की वैल्यू हुई, यहाँ से सेम आपकी i की वैल्यू में निकल जाएगी। सो अप्रोच दोनों कॉन्सेप्चुअली एक ही है, अलग अलग बात नहीं करते। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, सो लेट्स प्लॉट दिस इक्विलिब्रियम लेवल ऑन अ ग्राफ। लेट्स स्टार्ट विद द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ आवर इक्विलिब्रियम लेवल। सबसे पहले हम y एक्सिस को नेम दे देते हैं। y एक्सिस पे हमारे पास आता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड ऑन द x एक्सिस वी टेक इनकम। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जैसे आपको पता है कि हमारे इकोनॉमी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इज कांस्टेंट, वो एक गिवन है जिसको हम बोलते हैं डेटम है, गिवन फैक्ट है। तो जो हमारा आई बार का जो ग्राफ होता है इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। सेकंड, जो हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ है, जैसे आप देख पा रहे हैं, इट इज अ 45, इट फॉर्म्स अ 45 डिग्री लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। अगेन अगर आपको इस चीज को समझना है तो आपको प्रीवियस लेक्चर 16 पढ़ना पड़ेगा, 17 पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इस चीज को समझने के लिए, वहां पे इसको एक्सप्लेन किया गया है। द सेकंड थिंग विच वी नीड टू नो इज दैट जो हमारा सेविंग्स का जो ग्राफ है वो स्टार्ट होता है माइनस से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है डिस सेविंग को। व्हाई डिस सेविंग? बिकॉज एट जीरो लेवल ऑफ इनकम यू आर डूइंग सम फॉर्म ऑफ कंजम्पशन, जिसको हम बोलते हैं ए, और ये ए जो है हमारे इस पॉइंट से ओरिजिनेट होती है। रीजन, क्योंकि जो कंजम्पशन मैं कर रहा हूँ अपनी पुरानी सेविंग्स से कर रहा हूँ, तो इसलिए जो मेरी सेविंग्स है वो स्टार्टिंग में नेगेटिव में जाती है, और जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती है मेरी सेविंग्स भी बढ़ती है। तो जो हमारा सेविंग का ग्राफ है वो आप देखेंगे कि वो नेगेटिव से स्टार्ट होता है और जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वो ऊपर की तरफ जाता है। देन वी हैव आवर कंजम्पशन व्हिच इज नथिंग बट a प्लस बी वाई। इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ लिटिल बिट अबव a, रिप्रेजेंटिंग कि इवन इफ माय इनकम इज जीरो आई हैव टू कंज्यूम समथिंग बिकॉज इट इज नेसेसरी फॉर मी टू सर्वाइव। और जब मैं सेविंग को और इन्वेस्टमेंट को ऐड करता हूँ, सो आई गेट एग्रीगेट डिमांड व्हिच इज नथिंग बट c प्लस आई बार। This is a graphical representation of all the graph, just all the components, important concept जो कि हमने पढ़े हैं। Now to start with the equilibrium level, रीजन थ्योरी ने ये कहा कि जिस पॉइंट पे हमारा ADAS इंटरेक्ट करता है वो पॉइंट हमारा है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इफ आई ड्रॉ दिस टू दी y एक्सिस, नाउ यू कैन सी कि जो हमने पॉइंट E मार्क किया है अपने ग्राफ में, वो पॉइंट जहां इनकम लेवल पे, लेट्स से दिस इज पॉइंट OP, सो द पॉइंट OP, ये जो पॉइंट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। व्हाई? बिकॉज एट दिस इनकम लेवल माय एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पे जो कंज्यूमर प्लान कर रहा है खरीदने के लिए उतना ही प्रोड्यूसर प्लान कर रहा है बनाने के लिए। ये एक यूनिक पॉइंट है, ये यूनिक पॉइंट है, आपको इसी में पता लग जाएगा कि AD और AS एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहे हैं, वो है पॉइंट E। एंड वी ऑल्सो फर्दर नोटिस कि ये पॉइंट आपके सेविंग्स को और इन्वेस्टमेंट के ग्राफ को भी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मीनिंग कि जितना लोग प्लान कर रहे हैं सेव करने के लिए उतना ही इन्वेस्टमेंट जा रही है जो कि हमारी प्लान इन्वेस्टमेंट है फर्म्स के पास। दिस पॉइंट ई इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, और इसको एक और नाम से जाना गया, दैट पॉइंट वेयर AD and AS intersect with each other, that point is also known as the Keynesian cross.
इसको आप इक्विलिब्रियम लेवल का पॉइंट भी कह सकते हैं जहाँ पे एडी और एएस इक्वल है। और जो ओपी लेवल है वो मेरा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। दिस इज हाउ यू ग्राफिकली रिप्रेजेंट द Keynesian थ्योरी एंड दिस इज हाउ यू ग्राफिकली फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इनकम डिटर्मिनेशन Keynesian थ्योरी के अंदर ऐसे होती है ग्राफिकल मेथड से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने कोई नई चीज सीखी होगी। मैंने पहले बताया था कि ये जो लेक्चर है स्पेशली Keynesian थ्योरी का लेक्चर है, ये 12वीं क्लास के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जो इकोनॉमिक ऑनर्स या बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लाइक इट। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर मोर such videos.